Good morning, friends. Good morning, students. Today, I am here to discuss about final account or financial statement. This is the most important chapter at class 11 level. क्लास 11 की जो अकाउंट्स की बुक है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आई हैव अ शॉर्ट टाइम 15 to 20 मिनट्स आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो 15 to 20 मिनट्स में मैं चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ बेसिक को लेके मैं क्लियर करना चाहूँगा इस चैप्टर को। तो फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट का एक ही पर्पस होता है, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट्स, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और उसके बाद इसका सेकंड स्टेप हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट का डेफिनेशन होता है व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट द बिजनेस ओन। इट मीन्स कि हम जब से बिजनेस स्टार्ट किए हैं तब से लेके अभी तक का हमारा क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है और क्या हमारी नेटवर्थ, नेट एसेट्स है, इसको पता करते हैं बैलेंस शीट से हम। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा उसके नीचे एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसके बाद इसके कुछ टिपिकल चीज जो समझने का है वो है एडजस्टमेंट, एडिशनल एडजस्टमेंट। इसको अगर क्रिटिकल बनाता है थोड़ा सा फाइनल अकाउंट को तो एडजस्टमेंट को लेके ही बनाता है इसको क्रिटिकल। एडजस्टमेंट को समझना, उसके डबल एंट्री इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है अकाउंट्स में, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी कोई भी चीज टफ लगेगा आपको। और कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, डबल एंट्री इफेक्ट आपने समझ लिया कि किसी भी इवेंट का, किसी भी ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होता है हमारे फाइनल अकाउंट पे, हमारे डबल एंट्री अकाउंट पे, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इट विल बी मोर कंफर्टेबल। फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा अकाउंट्स करने में, अकाउंट समझने में, अकाउंट्स पढ़ने में। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो पर्पस मैंने बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकालते हैं और इसको जो बनाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, टी शेप में बनता है। ये डेबिट साइड में ऑल कैपिटलाइज नेचर के जो भी एक्सपेंसेस है, सपोज कैपिटलाइज बोलो या फिर बोलो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस। डायरेक्ट नेचर मतलब हुआ कि सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, फिर उसके नीचे परचेज डालते हैं। परचेज में नेट परचेज होगा, इफ एनी परचेज रिटर्न अगर कुछ है तो उसको मैनेज करके दिखाएंगे। फिर नीचे कैरेज इनवर्ड डालेंगे, वेजेस डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर डायरेक्ट नेचर्स का है उसको डालेंगे, टैक्सेशन, इंपोर्ट, कस्टम्स वगैरह है उसको डालेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर होगा बाय सेल्स। सेल्स में भी यहां पर नेट सेल्स, इफ एनी सेल्स रिटर्न देन वी विल डिडक्ट फ्रॉम टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, ग्रॉस सेल्स से। फिर उसके नीचे अगर कुछ लॉस वे फायर वगैरह है वो डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे। और फिर लेजर बैलेंस करने के बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है वो आइदर क्रेडिट साइड इज बिग देन ग्रॉस प्रॉफिट, इफ डेबिट साइड इज बिग देन ग्रॉस लॉस। एक बार जब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस हमारे पास आ जाता है फिर हम एक्सटेंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में डालते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं हम टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये डालने के बाद अब जो छोटे एक्सपेंसेस हैं, जो जिसका नेचर होता है कि सिर्फ इस ईयर के लिए एक्सपेंसेस होता है, वो जैसे कि सैलरी हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, बैड डेट्स हुआ, ये सब सारी चीज छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो है उसको हम डालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारे, एडवर्टाइजमेंट हो गया हमारा, प्रोविजंस अगर कुछ हमने बनाया है तो उसको डालेंगे डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, फिर कुछ इनकम अगर छोटा छोटा जैसे कि कमीशन रिसिप्ट्स हो गए, रेंट रिसिप्ट्स हो गए। यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि आइदर ऑपरेटिंग है और नॉन ऑपरेटिंग है। ऑल द ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। ये सब सारी छोटी छोटी चीजें डाल के हम क्या करते हैं? अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी होता है, जैसा सिचुएशन होता है वो निकालते हैं। फिर हम इसके आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट भी टी शेप की बनेगी और मैंने पहले बोला कि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर।
बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल एंड लायबिलिटी का कॉलम डालेंगे और राइट हैंड साइड में एसेट्स का कॉलम डालेंगे। लेफ्ट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटी में सबसे ऊपर कैपिटल डालेंगे, फिर रिजर्व्स अगर कुछ है तो रिजर्व्स डालेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म डेट डालेंगे, फिर शॉर्ट टर्म डेट्स डालेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब होता है जैसे डिबेंचर्स हो गया, बैंक लोन्स हमने लिया है, या कोई बड़ा लोन जिसका कि सब्सटेंशियल पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, वो हमारा लॉन्ग टर्म डेट होता है, तो उसको लॉन्ग टर्म डेट में डालते हैं। शॉर्ट टर्म डेट करंट लायबिलिटी में डालते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम करंट लायबिलिटी में डालते हैं। अब चलते हैं हम एसेट्स की तरफ। एसेट में सबसे ऊपर एसेट्स का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसका नेचर दो तरह होता है, एक होता है परमानेंसी नेचर से, एक होता है लिक्विडिटी नेचर। तो जब हम परमानेंसी नेचर से बनाएंगे तब फिक्स एसेट्स को ऊपर डालना होता है एसेट साइड में और करंट एसेट्स को नीचे, और जब लिक्विडिटी में बनाएंगे तब करंट एसेट्स को ऊपर, फिक्स एसेट्स को नीचे। अब फिक्स्ड एसेट्स में हमारा क्या क्या आता है? फिक्स एसेट्स में आएगा बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, मशीनरी, लैंड, ये सब सारी चीजें फिक्स एसेट्स में आएगी। और करंट एसेट में आ जाएगा डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, ये सब सारी चीज करंट एसेट्स में आता है। फिर जैसा भी केस होता है एटीसी करके हम सबको डाल के, और बैलेंस शीट मस्ट शुड बी इक्वल एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट बन गया, फिर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। इसके बाद जो कुछ हमारा एडिशनल एडजस्टमेंट होता है उसको हम कैसे इफेक्ट डालेंगे अपने बैलेंस शीट में, अपने डबल एंट्री सिस्टम में, ये मैं समझाना चाहता हूँ। तो मैंने पहले बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड, जो भी कुछ पीरियड है, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल प्रॉफिट्स और इनकर्ड लॉसेस। अब हम कुछ फाइनेंशियल असेसमेंट रिलेटेड या फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट पे डिस्कस करते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझ गए तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने बोला फाइनल अकाउंट इज मोर कंफर्टेबल। फिर आपको लगेगा नहीं कि ये इतना बड़ा चैप्टर है या हमें कुछ करना है, बहुत टफ है, नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा एडिशनल एडजस्टमेंट में, कि हमें एक चीज पे ध्यान रखना है, व्हाट एंड व्हाई। ये दो वर्ड, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये चीज अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें डबल एंट्री का इफेक्ट भी समझ में आएगा और एडजस्टमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। दो चीजें, अब सपोज मान लो किसी एक एडजस्टमेंट से हम यहां पे स्टार्ट करना चाहते हैं। एक एडजस्टमेंट हम लेते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। हमारा क्वेश्चन गिवन है, वी आर गिवन ट्रायल बैलेंस एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी द बिलो ऑफ द ट्रायल बैलेंस। और वैल्यू ऑफ स्टॉक के दो फिगर दिए हुए हैं, एक मार्केट वैल्यू और एक कॉस्ट प्राइस। अब जब यहां पर दो फिगर होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आइदर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक लें या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक लें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो हमारा ICA है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने भी CA इंटर पास किया है वहां से, वो हमें एक गाइडलाइंस देती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, हमें कहा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा, जो रिकॉर्डिंग होगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारे फाइनल अकाउंट में, वो दो फिगर जैसे फाइनल मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, व्हिच एवर इज लोअर, दोनों फिगर में जो सबसे लोअर होगा उसको हम हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लियर है कि दो फिगर है, हम कंपेयर करेंगे कि मार्केट वैल्यू कम है या कॉस्ट प्राइस कम है, जो दोनों में से लोअर होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, लॉस और थेफ्ट बाय फायर। लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। सपोज मान लो कि हमारी एडजस्टमेंट में है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 5,000। लॉस बाय फायर हुआ है 10,000 और रिगार्डिंग दैट गुड्स इंश्योरेंस कंपनी 5,000 का इंश्योरेंस क्लेम करती है, मतलब एडमिट करती है। हम क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो 10,000 का जो लॉस हुआ है वो हमारा लॉस हुआ नहीं है, क्योंकि 5,000 हमें रिकवर हो जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी से। तो नेट लॉस हमारा क्या है? 5,000। अब यहां पर तीन चीजें हैं, एक तो है कि 10,000 का गुड्स लॉस्ट, दूसरी बात है कि 5,000 का लॉस जो नेट लॉस है, तीसरी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम एडमिट करती है।
तो इसकी 3 जगह पोस्टिंग होती है और इस पोस्टिंग का इफेक्ट हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पे फाइनली क्या हो रहा है। तो जितना का टोटल लॉस है, सपोज मान लो 10,000 का लॉस है, तो 10,000 का लॉस सबसे पहले हम क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे बाय लॉस बाय फायर और थेफ्ट 10,000, वो डाल दिया हमने। वो डालने के साथ क्या होता है हमारा कि जीपी हमारा 10,000 से भरा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 10,000 से बढ़ जाता है, या अगर इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस होता है तो वो कम हो जाता है 10,000 से। एक जगह इफेक्ट हमने डाल दिया। दूसरा जगह हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये देखेंगे हमारा नेट लॉस कितने का हो रहा है। तो नेट लॉस हो रहा है हमारा 10,000 में से 5,000 एडमिट हो रहा है क्लेम, तो 5,000 का हो रहा है। तो 5,000 का जो नेट लॉस हो रहा है वो नेट लॉस हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बुक कर लेंगे उसको, क्योंकि नेट लॉस हमारा हो रहा है और वो किसी पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा है। तो उस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें डेबिट में डाल देंगे 5,000 का। और 5,000 का जो हमने एडमिट हुआ हमारा क्लेम, जो इंश्योरेंस कंपनी बोली कि मैं आपको रिइंबर्समेंट कर दूंगा, रिकवर कर दूंगा 5,000 का, उसको हम जब तक वो रिकवर नहीं हो रहा है तब तक अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी को एज ए डेटर रिकॉर्ड कर लेंगे। और जैसे ही उसे में पैसा मिलता है तो एक एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और इंश्योरेंस कंपनी को वहां से डिडक्ट करके अपने कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो भी केस होगा उसको बढ़ा लेंगे। तो क्लियर है ये चीज कि लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट अगर हो रहा है कुछ तो उसकी क्या एडजस्टमेंट करेंगे। अगर सपोज मान लो इसी में दूसरा केस है कि लॉस बाय फायर 10,000 का हुआ और इंश्योरेंस कंपनी में कुछ भी एडमिट नहीं करी है क्लेम, तब हम क्या करेंगे। तब यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर एक ही चीज हो रहा है कि हमारा लॉस तो हो रहा है 10,000 का, इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं दे रही है, मतलब दोबारा लॉस हो रहा है 10,000 का। एक बार तो हमारी लॉस बाय थेफ्ट और फायर हो गया और इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम नहीं ले रही है। तो हम क्या करेंगे, जैसा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते थे लॉस बाय फायर वैसा डालेंगे 10,000, और 10,000 का कंप्लीट नेट लॉस है हमारा, तो 10,000 का नेट लॉस हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई थिंक क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री है वो है डेटर से रिलेटेड, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स या डिस्काउंट फॉर प्रोविजन ऑफ डॉटफुल डेट्स या बैड डेट्स। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इनमें 3-4 चीजें हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस में, हमारे पास डेटर्स है। सपोज मान लो 10,000 का डेटर्स है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में ही एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है 1,000 का। नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि फर्दर बैड डेट्स हमारा 2,000 का हुआ है और हमें प्रोविजंस जो करना है, प्रोविजंस 5% क्रिएट करना है अभी डेटर्स पे। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, जो हमारा बैड डेट का एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है हमारे ट्रायल बैलेंस में, उसको सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे बैड डेट्स। और डेटर्स हमेशा एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट्स में आता है, उसको वहां पे डाल देंगे। अब चलेंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि फर्दर बैड डेट्स 2,000 हुआ है, तो जो फर्दर बैड डेट्स होता है उसकी 2 जगह पोस्टिंग होती है, मतलब एडजस्टमेंट में जो भी चीजें होगी उसकी 2 जगह पोस्टिंग होगी, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है। और 2 जगह पोस्टिंग का इफेक्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर आप कभी गलत नहीं करोगे अपने फाइनल अकाउंट को। तो एडजस्टमेंट में क्या है कि हमें फर्दर बैड डेट्स का इफेक्ट डालना है। तो फर्दर बैड डेट्स का इफेक्ट हम कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने एग्जिस्टिंग बैड डेट्स डाला है उसमें एक बार ऐड करेंगे, एक जगह ऐड करने से क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी जगह हम फर्दर बैड डेट्स को क्या करेंगे, एसेट साइड में डेटर्स से माइनस कर लेंगे। अब देखिए ये नेट लॉस नेट प्रॉफिट कम हुआ तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट कम हुआ। अब सेम अमाउंट से एसेट साइड में हमने डेटर्स से माइनस कर दिया तो सेम अमाउंट माइनस हुआ, मतलब एसेट साइड में भी सेम इफेक्ट हुआ, मतलब बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सेम है दोनों तरफ अभी भी। उसके बाद है कि क्रिएट फर्दर प्रोविजंस, इसको हम क्लोजिंग प्रोविजन भी बोलते हैं या न्यू प्रोविजंस भी बोलते हैं। तो अगर मान लो कुछ न्यू प्रोविजंस करना है तो उसको क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन सपोज मान लो बोल रहा है कि 5% करना है हमें डेटर्स में, तो हम क्या करेंगे, अपने डेटर्स जो 10,000 का डेटर है उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद 2,000 हमारे पास क्या हुआ, 8,000 का हमारा अभी डेटर्स है। तो 8,000 का 5% हमारा 400 होता है, 400 माइनस करेंगे, 8,000 माइनस 400, 7,600 हम बाहर वाले कॉलम में डालेंगे बैलेंस शीट में। अब उसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, तो जो हमारा डेटर बैड डेट्स था 1,000 उसमें हमने फर्दर बैड डेट 2,000 किया, अब
3000 का बैड डेट्स हो गया, उसमें प्लस न्यू प्रोविजंस जो हमारा 400 अभी आया है उसको ऐड कर देंगे, 3400 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। उधर एसेट साइड कम हो गया प्रोविजन से और फर्दर बैड डेट से, इधर हमारी लायबिलिटी साइड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कम हो गया, हमारे बैलेंस शीट अभी इक्वल। तो हमें यह चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डबल एंट्री इफेक्ट होगा उससे हमारी बैलेंस शीट में मतलब इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, इफेक्ट सेम होना चाहिए। आइदर अगर एसेट साइड में इफेक्ट हो रहा है तो एसेट साइड में एक जगह प्लस एक जगह माइनस होकर खत्म होना चाहिए, या अगर दोनों तरफ हो रहा है तो लायबिलिटी साइड में माइनस हो रहा है तो एसेट साइड में भी माइनस होना चाहिए। अगर लायबिलिटी साइड में प्लस हो रहा है उस एंट्री से तो एसेट साइड में भी प्लस होना चाहिए, तभी हमारी डबल एंट्री मेंटेन होती जाएगी। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट। एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो कि छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे मिस करते हैं इसको। एडजस्टमेंट होगा कि रेंट पेड फॉर 55,000 फॉर 11 मंथ्स, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, अमाउंट में 55,000। तो एडजस्टमेंट देख के हमें पता लगना चाहिए कि रेंट हमने 11 मंथ्स के लिए पे किया है। अब हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, वो एक्रुअल बेसिस पे होता है। एक्रुअल बेसिस कहने का मतलब होता है कि हमारी एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुआ है, आउटफ्लो कैश का हुआ है या इनफ्लो हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्रू हो गया है कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इन एनी केसेस। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 11 मंथ्स का रेंट हम पे कर रहे हैं 55,000, बट हमें तो पे करना होता है 1 अकाउंटिंग ईयर विच इज फॉर 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का पे करना है, यहां पर 11 मंथ्स का पे किया है और अमाउंट गिवन है 55,000। तो 55,000 इज फॉर 11 मंथ्स, वी हैव टू फाइंड आउट 1 मंथ्स रेंट। तो 55,000 बाय 11 मंथ्स दैट इज फॉर 5,000 फॉर 1 मंथ। अब हमें ये देखना है कि 1 मंथ के लिए अगर 5,000 पे करना है तो 1 मंथ का भी हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने 1 महीने का पेमेंट किया ही नहीं है अभी रेंट, तो 1 महीने का रेंट हमें पेमेंट करना है। 1 महीने का रेंट हमें पेमेंट करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ और ये एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टमेंट की 2 जगह पोस्टिंग होगी, तो एक जगह तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने रेंट पे किया है, रेंट 55,000 उसमें ऐड करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, 60 करके उसको बाहर कॉलम में डालेंगे। और दूसरा जो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंदर उसको डालना है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हुआ, हमेशा हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखते जाइए, कभी रॉन्ग नहीं करेंगे फाइनल अकाउंट। क्या इफेक्ट हुआ देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट में हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करने से क्या हुआ, एक्सपेंसेस बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज। अब ये डिक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस हमारे कैपिटल में जाके ऐड होगा, मतलब लायबिलिटी साइड विल आल्सो बी डिक्रीज। कितने से? सेम अमाउंट से, 5,000 से। अब वो 5,000 से लायबिलिटी साइड इंक्रीज हो गया तो हमें इफेक्ट क्या दिखाना होगा, या तो एसेट साइड कम करना होगा या लायबिलिटी साइड बढ़ाना होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर हम आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 डाल देंगे। तो जहां पे 5,000 हमारा कैपिटल कम हुआ है नेट प्रॉफिट से, वही सेम अमाउंट से हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और लायबिलिटी साइड सेम अमाउंट हो जाएगा, मतलब एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं बाय अमाउंट। तो ये चीज है, हमेशा एडजस्टमेंट को करते वक्त हमेशा डबल एंट्री इफेक्ट डालिए। उसके बाद एक टॉपिक होता है इंप्लाइड एडजस्टमेंट। इंप्लाइड एडजस्टमेंट में हमारे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं क्लियर करना चाहूंगा इसको कि बैंक लोन 5,000 और उसमें वो इंटरेस्ट रेट दे देगा कि 10% बैंक लोन 5,000, और ये आफ्टर 6 मंथ्स हमने लिया है। तो आफ्टर 6 मंथ्स अगर हमने लिया है बैंक लोन तो कैसे निकालेंगे, एडजस्टमेंट कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे कि 10% ऑफ बैंक लोन, सपोज मान लो 10,000, तो 10,000 का 10% हमारा 600 हो गया। अब 600 हमें पे करना होगा बैंक को। अब एक बार चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस में कि कुछ हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेमेंट किया है या नहीं। अगर कुछ पेमेंट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो टोटल जो 600 है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो जाएगा और उसकी 2 जगह पोस्टिंग हो जाएगी। एक तो लायबिलिटी साइड में बैंक लोन में ऐड होकर हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, और दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में डालेंगे। अब इफेक्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट अकाउंट में डालने से क्या हुआ हमारा, तो हमारी नेट प्रॉफिट कम हो गई। नेट प्रॉफिट कम हुई तो हमारी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट कम हो गया। अब लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट कम हुआ तो सेम अमाउंट हमने अपने बैंक लोन में ऐड कर दिया, तो फिर हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया। क्लियर है ये चीज? एक और टॉपिक है, एक्चुअली मेरे पास टाइम कम है तो मैं फटाफट तो चाहता हूं कि कंप्लेक्स चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझाऊं और एग्जामिनिंग करने वाले मुझे समझे। नेक्स्ट है एक
बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमारे पास कोई बीआर था, बिल रिसीवेबल हमने रिसीव किया था, उसको हमने डिस्काउंट करा लिया और वो डिसऑनर हो गया। होता क्या है कि जब हम कोई बिल रिसीवेबल रिसीव करते हैं तो उसको चार तरह से मेंटेन करते हैं। एक रिटेन करते हैं अप टू द मैच्योरिटी डेट, एक होता है डिस्काउंटिंग करा लेते हैं, एक होता है कि हम एंडोर्स करते हैं, एक होता है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज देते हैं। यहां पर जो केस है वो है कि हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अब जैसे ही हमने बिल डिस्काउंट करा लिया अपने बैंक से, तो बिल बैंक के पास चला गया और बैंक हमें कुछ पैसा डिस्काउंट काट के हमें दे देती है। अब हमें उस बिल से कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि वो डिसऑनर ना हो जाए। अब क्या हुआ कि बिल हमारे बैंक के पास है, बैंक मुझे जिसने बिल दिया था, मेरा जो परचेजर था, उसके पास बैंक जाएगी कि भाई तुम्हारा ये मैच्योर्ड हो गया, तुम अपना बिल लो और पैसे दो। अब वो है नहीं, किसी कारण से डिसऑनर हो गया, तो बैंक आएगी मेरे पास, बोलेगी कि आपका जो ये था डेटर्स था वो नहीं है, भाग गया, नहीं दे रहा है पैसा। तो बैंक मेरे पास आएगी और मुझे बोलेगी तुम पैसा दे दो। मैं क्या करूंगा, उसको पैसा दे दूंगा और फिर से अपने डेटर्स को, जो हमारा जिससे हमने बिल लिया था, उसको हम डेटर बनाएंगे, एक एंट्री पास करेंगे, डेटर्स डेबिट टू बैंक। और इसका इफेक्ट क्या होगा, तो हमारे करंट एसेट्स में डेटर्स बढ़ जाएंगे और हमारी बैंक डिक्रीज हो जाएगी, मतलब बैंक का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इफेक्ट सेम हुआ एसेट साइड में, एक अमाउंट से हमारा डेटर्स बढ़ गया, दूसरे अमाउंट से हमारी बैंक कम हो गई, तो इक्वल हो गया अमाउंट, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ बैलेंस शीट में। टाइम कम है, मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।